कहानी की शुरुआत में हमें कोवेनेंट नाम के एक अंतरिक्ष यान को दिखाया जाता है जो ओरिगाई 6 नाम के ग्रह पर एक नई दुनिया बनाने के मकसद से पृथ्वी से उड़ा था। इस शिप में 4000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे जिन्हें वहां तक सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी वॉल्टर नाम के एंड्रॉयड रोबोट को सौंपी गई थी। उसका काम था शिप की सारी छोटी मोटी खामियों को ठीक करना और शिप के हर सिस्टम को 24 घंटे चालू रखना ताकि कोवेनेंट सुरक्षित तरीके से ओरिगाई 6 तक पहुंच सके। हर रोज की तरह वॉल्टर अपनी शिप को चार्ज करने के लिए उसके सोलर पैनल्स को बाहर की ओर फैलाता है। वो क्रू मेंबर्स की जांच कर ही रहा था कि तभी एक वार्निंग आई और उसे पता चला कि एक खतरनाक सोलर विंड बहुत तेजी से उन्हीं की ओर आ रहा है जो उनके शिप को बुरी तरह डैमेज करने की ताकत रखती थी। इससे पहले वॉल्टर सोलर पैनल को वापस खींच पाता, वो सोलर विंड उनकी शिप से टकरा गई जिससे शिप की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जगह जगह शॉर्ट सर्किट होने लगे। वॉल्टर इतने बड़े हादसे को अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक एक कर मेन क्रू को जगाना शुरू कर दिया। उनमें से ज्यादातर लोग कई सालों की गहरी नींद के बाद जागे थे, जिस वजह से उन्होंने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी। वो अपने कैप्टन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर किसी तकनीकी माल फंक्शन की वजह से उसका क्रायोपोर्ट समय रहते खुल नहीं पाता और उसमें आग लग जाती है। उसकी वाइफ डैनी अपने पति को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलता देख पूरी तरह से टूट जाती है। जब तक उन्होंने उसे बाहर निकाला तब तक कैप्टन बुरी तरह आग में झुलस चुका था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे में उनके 60 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और शिप पर कई ऐसे सिस्टम हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो अपने मरे हुए साथियों को ठीक से अलविदा कह सके। उनकी मौत का शोक मनाने की बजाय वो लोग पहले शिप की मरम्मत करने की सोचते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जल्द से जल्द इन खराबियों को ठीक नहीं किया तो बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसके बाद वॉल्टर और डैनी रिपेयर के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लेने जाते हैं। डैनी, जो अब तक अपने पति की मौत से सदमे में थी, वॉल्टर को बताती है कि मैं और टॉम ओरिगाई 6 पर किसी झील के पास एक लकड़ी का केबिन बनाना चाहते थे, लेकिन लगता है कि अब हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वॉल्टर एक रोबोट होने की वजह से उसके दुख को बिल्कुल महसूस नहीं कर सकता था, पर वो डैनी से वादा करता है कि वो उसका केबिन बनवाने में जरूर मदद करेगा। इसके बाद सब मिलकर शिप के कैप्टन को अंतिम विदाई देते हैं। डैनी ने एक लीवर खींचा जिससे टॉम की डेड बॉडी शिप के बाहर चली जाती है और देखते ही देखते टॉम अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गया। सब कुछ रिपेयर करने के बाद अब सिर्फ सोलर पैनल ठीक करना बाकी रह गया था। टेनेसी उसे भी जल्दी से रिपेयर कर देता है, पर जब वो शिप में वापस आ रहा था तभी उसके हेलमेट में लगे ट्रांसमीटर ने एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी पकड़ी। वॉल्टर शिप के एआई सिस्टम को उस सिग्नल को ट्रांसलेट करने को कहता है और जब उसे ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि ये तो एक धुन थी। वो भी कोई ऐसी वैसी धुन नहीं, बल्कि ये एक फेमस सिंगर का बनाया हुआ संगीत था, जिसका मतलब वो यहाँ तक पहुँचने वाले पहले इंसान नहीं थे, बल्कि उनसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है। जब उन्होंने सिग्नल की लोकेशन ट्रैक की तो उन्हें पास में ही एक नया सोलर सिस्टम मिला जिसमें सिर्फ 5 ग्रह थे। पता चला कि उस सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह इंसानों के जीने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वहाँ की ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर हूबहू पृथ्वी से मेल खाता था। डैनी कहती है, ये प्लेनेट हमसे छूट कैसे गया? हमने तो पूरा सेक्टर स्कैन किया था, जरूर कोई गलती हुई है। पता चला कि उस प्लेनेट के हालात ओरिगाई 6 से कई गुना बेहतर थे। वहां तक जाने में उन्हें बस कुछ ही हफ्ते लगेंगे, जबकि ओरिगाई 6 तक पहुंचने में उन्हें 7 साल और लगेंगे। इतने बड़े हादसे के बाद उनमें से कोई भी दोबारा उस स्लीपिंग चैम्बर में नहीं जाना चाहता था, इसलिए सब एक बार इस नए ग्रह को करीब से देखने का फैसला करते हैं। हालांकि डैनी कैप्टन के इस फैसले से ऐतराज जताती है। वो बोली, कैप्टन, क्या आपको पूरा यकीन है कि वहां जाना सेफ है? हमने 10 साल लगा दिए ओरिगाई 6 को ढूंढने में। हमने उसे परखा, पूरी जांच पड़ताल की, उसकी जमीन का जायजा लिया और अब हम उन सब चीजों को नजरअंदाज करके एक अनजान ट्रांसमिशन के पीछे जाएंगे। एक छिपा हुआ प्लेनेट जो अचानक से सामने आ गया और एकदम से परफेक्ट लगने लगा, पर कैप्टन उसकी कई सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उस वक्त उसे यही सही लगा। इसके कुछ ही हफ्तों बाद वो उस प्लेनेट के पास पहुंच गए। ऊपर उमड़ रहे बादलों को देखकर वो समझ जाते हैं कि वहां बहुत तेज तूफान आया है जो अगले कई महीनों तक नहीं रुकने वाला। अफसोस उनके पास इंतजार के लिए इतना समय नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही नीचे जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने किसी तरह तूफान को पार तो कर लिया, लेकिन घने बादलों की परत की वजह से वो मेन शिप से संपर्क खो बैठते हैं। नीचे आते ही उन्होंने देखा कि ये प्लेनेट तो पूरा हरा भरा था। चारों तरफ पहाड़ और पेड़ पौधे फैले हुए थे, बिल्कुल जैसा पृथ्वी पर होता है। पर इसी बीच मैगी नोटिस करती है कि वहां के पानी में बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही थी और ना ही आसमान में कोई पक्षी दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो छिछले पानी में अपनी शिप को लैंड करते हैं।
उन्होंने बाहर के एटमॉस्फेयर को स्कैन किया और पता लगाया कि यहाँ की हवा इंसानों के सांस लेने के लिए बिल्कुल सुरक्षित थी। अब बस उन्हें उस जगह पर जाना था जहाँ से वो सिग्नल भेजा गया था। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक खेत मिला जिसमें गेहूं की खेती की गई थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इंसानों की उगाई गई फसल इस ग्रह पर मिलेगी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस खेत में उगाई गई फसल बिल्कुल ताज़ा थी, जैसे किसी ने कुछ दिन पहले ही उसकी देखभाल की हो। ये देखकर उनके दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था, आखिर इस सुनसान ग्रह पर खेती कौन कर रहा है। वो सब आगे बढ़ते रहते हैं, पर रास्ते में कैरेन रुक गई और वहां की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करने लगी। इसी बीच उनकी कम्युनिकेशन ऑफिसर मैगी लैंडर के पास ही एक डिवाइस को सेटअप करने लगती है ताकि वो कोवेनेंट शिप से कांटेक्ट कर सके। उधर दूसरी टीम जो लगातार उस सिग्नल के सोर्स की ओर बढ़ रही थी देखती है कि वहां से कोई चीज गुजरी थी जिसने पेड़ों को ऊपर से काट डाला है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वहां किसी पक्षी या जानवरों का नामो निशान तक नहीं था, जो कि काफी अजीब बात थी। कैरीन जो मिट्टी का सैंपल ले रही थी, उसके साथ वाला आदमी फ्रेश होने के लिए उससे थोड़ी दूर चला जाता है। उसने गलती से किसी अंडे नुमा चीज पर अपना पैर रख दिया जिसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलकर सीधा उसके कानों में चले जाते हैं और जल्द ही वो उसकी नसों से होते हुए उसके खून में मिल जाते हैं। एडवर्ड को पता नहीं था कि जिसे वो मामूली खुजली समझकर इग्नोर कर रहा है, आगे चलकर वही उसकी मौत का कारण बनेगी। वो मिट्टी का सैंपल कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। देखते ही देखते ये इतना भयानक हो गया कि अब वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक तरफ जहां ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी ओर क्रिस अपनी टीम के साथ मिलकर उस जगह को ढूंढ निकालता है जहां से ये सिग्नल भेजा गया था। उन्हें वहां एक बहुत बड़ा स्पेस शिप दिखाई दिया जो इंसानों का बनाया हुआ तो बिल्कुल नहीं था। वो हर एक कदम फूंक फूंक कर आगे रखते हैं क्योंकि अंदर इस ग्रह के एलियंस भी हो सकते थे। इसी बीच एक साइंटिस्ट जो अपनी टीम से थोड़ा अलग चल रहा था, गलती से उस अंडानुमा चीज को छूने की गुस्ताखी कर बैठता है। उससे निकलने वाले पार्टिकल्स सीधा उसकी नाक में चले जाते हैं, जिससे वो भी इस चीज से इन्फेक्ट हो गया। उन्हें वहां एक बैज मिला जिस पर डॉक्टर एलिजाबेथ लिखा हुआ था। वॉल्टर उन्हें बताता है कि ये प्रोमीथियस शिप की चीफ साइंस अफसर थी जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उन्हें वहां एलिजाबेथ का टूटा हुआ सूट मिला और उन सब के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि वो आखिर यहाँ पहुंची कैसे। इसके बाद वो शिप के कंट्रोल रूम में जाते हैं और क्रिस ने जैसे ही वहां लगे जायरोस्कोप को छुआ, वो शिप अपने आप एक्टिवेट होकर सिग्नल भेजने लगता है। उन्होंने एलिजाबेथ के होलोग्राम को देखा जिसे उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। पता चला कि सिग्नल में जो गाना था वो गाना एलिजाबेथ ही गा रही थी। उधर एडवर्ड की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। कैरेन ने तुरंत इसके बारे में कैप्टन को इन्फॉर्म किया और उन्हें जल्दी से लैंडर में आने को कहा। फोन पर उसे इतना डरा हुआ देख क्रिस तुरंत सबको वापस चलने को कहता है, पर तभी उसके साथ वाले साइंटिस्ट की भी तबीयत खराब होने लगी। मैगी कोवेनेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसने कैरेन को अपनी ओर आते हुए देखा, जो चिल्लाकर उसे मेडिकल रूम तैयार करने को कहती है। एडवर्ड की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। वो इतना बीमार था कि कैरेन पर खून की उल्टियां कर देता है, जो देख मैगी एकदम से चौकन्नी हो गई क्योंकि ये जानलेवा इन्फेक्शन भी हो सकता था। दोनों जल्दी से एडवर्ड को मेडिकल एरिया में लाते हैं और कैरेन जल्दी से एंटीबायोटिक्स देने लगी, पर जब मैगी ने उसकी पीठ देखी तो वो समझ गई वो इसे नहीं रोक सकते। वो दवाइयां लेने के बहाने मेडिकल एरिया से बाहर गई और कैरेन को एडवर्ड के साथ ही क्वारंटीन कर दिया। कैरेन जो पहले से बहुत डरी हुई थी, उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो दरवाजा खोल दे, पर मैगी ऐसा नहीं करती क्योंकि ऐसा करने से ये इन्फेक्शन पूरे शिप में फैल जाता। वो उसे कैप्टन के वापस लौटने तक अंदर ही इंतजार करने को कहती है क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। तभी अचानक एडवर्ड का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। कैरेन उसे सहारा देने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन एडवर्ड की पीठ से निकले कुछ नुकीले कांटे उसके हाथ में चुभ जाते हैं, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गई। इस बार कैरेन गुस्से में दरवाजे को पीटते हुए उसे बाहर निकालने को कहती है, पर मैगी उसकी मदद करने के बजाय वहां से भाग गई। इसी बीच उसकी पीठ से कोई चीज बाहर निकली, जिसे देखकर कैरेन बहुत डर जाती है। वो जल्दी से हथियार की तरफ दौड़ी, पर फर्श पर पड़े खून से उसका पैर फिसल गया, जिससे वो नीचे गिर जाती है। वो क्रीचर जैसे ही कैरेन की ओर बढ़ा, कैरेन उसे लात मारकर पीछे फेंक देती है, पर वो किसी जंगली शिकारी की तरह फिर से कैरेन पर टूट पड़ा और उसे बेरहमी से नोचने लगा। उधर मैगी हथियार लेकर कैरेन की मदद करने गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस एलियन ने कैरेन को मार डाला था। उसने गोली चलाई पर उसका पैर भी फिसल जाता है, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया। इससे पहले वो उसे भी मार डालता, मैगी जल्दी से मेडिकल एरिया को बंद कर देती है, पर अफसोस इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो एलियन इतने मजबूत कांच को तोड़कर बाहर निकल जाता है। मैगी जो बहुत डरी हुई थी जल्दबाजी में उस पर कई गोलियां चलाती है, पर वो एलियन इतना तेज था कि उसे एक भी गोली नहीं लगती। क्रिस उस तक बस पहुंच ही गया था। उसने मदद के लिए आवाज लगाई,
पर तभी मैगी ने गलती से लैंडर के ऑक्सीजन टैंक पर गोली चला दी, जिस वजह से वहां एक बड़ा धमाका हुआ और उनका लैंडर डिस्ट्रॉय हो गया। शिप में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं और क्रिस ने मैगी को जलते हुए देखा, जिससे वो गहरे सदमे में चला जाता है। इसी बीच उनका दूसरा साथी भी दर्द से तड़पने लगता है। बिल्कुल एडवर्ड की तरह ही उसके शरीर से भी एक एलियन बाहर निकलता है, पर वो उसे मार पाते उससे पहले ही वो झाड़ियों में छुप गया। डैनी मदद के लिए कोवेनेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर तभी वॉल्टर ने उस एलियन को वापस आते देखा। डैनी को बचाने के लिए वो उस एलियन पर हमला कर देता है, पर उसके शरीर में एक खतरनाक एसिड मौजूद था, जिसने वॉल्टर के हाथ को बुरी तरह डैमेज कर दिया। उन्होंने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, पर उनका उस पर कोई असर नहीं होता। कईयों को मारकर वो एक बार फिर झाड़ियों में छुप जाता है। अंधेरे में उसे ढूंढ पाना मुश्किल था, और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो लगातार साइज में बढ़ता ही जा रहा था। वो एक बार फिर से हमला करने ही वाला था कि तभी आसमान में किसी अनजान शख्स ने तेज रोशनी चमकाई, जिससे डरकर वो एलियन वहां से भाग जाता है। वो कहता है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि वो दोबारा लौट कर आएगा। कोई और रास्ता ना पाकर वो सब चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, पर आगे जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक खुले मैदान में आते हैं जहां लाखों लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। ये इस प्लेनेट के लोग थे जिन्हें उस जानलेवा इन्फेक्शन ने अपनी चपेट में ले लिया था। जल्द ही वो एक टावर में पहुंचे, जो फिलहाल के लिए वहां की सबसे सुरक्षित जगह थी। इसके बाद वो आदमी अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और रिवील होता है कि वो भी वॉल्टर की तरह वेलैंड इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ एक रोबोट है। वो अपना नाम डेविड बताता है और कहता है, 10 साल पहले जब प्रोमीथियस शिप क्रैश हुआ तो मैं और डॉक्टर एलिजाबेथ सॉ ही जिंदा बचे थे। हम उन एलियंस का शिप लेकर इस प्लेनेट पर पहुंचे, पर अफरा तफरी में हमने इस शिप का कंट्रोल खो दिया, जिस वजह से एलिजाबेथ इस हादसे में चल बसी। जिस शिप में हम सफर कर रहे थे उसमें घातक हथियार था, एक तरह का वायरस, जिसका नतीजा आप लोग देख ही चुके हैं। ये वायरस पेड़ पौधों के अलावा हर जिंदा चीज पर असर करता था, और यही वजह थी कि उन्हें इस प्लेनेट पर कोई पक्षी या जानवर नहीं दिखाई दिए, क्योंकि सब मर चुके थे। डेविड को पता चला कि वो लोग यहाँ इंसानी बस्ती बसाने आए थे, और उनकी शिप पर 8000 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। क्रिस अपनी शिप से कांटेक्ट करना चाहता था ताकि उन्हें इस जानलेवा वायरस के बारे में आगाह कर सके, जिसके बाद डेविड उनके 2 लोगों को अपने साथ ऊपर ले जाता है। डैनी वॉल्टर से कहती है, यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। वो हमसे कुछ तो छुपा रहा है। उधर कुछ लोग कोवेनेंट शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर डेविड बोला, मुझे नहीं लगता कि इतने तेज तूफान में वो लोग हमें सुन पाएंगे। ये काफी भयानक तूफान है, पूरे ग्रह पर असर करेगा, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। कई घंटों तक उनकी कोई खबर ना मिलने पर शिप पर मौजूद लोग काफी घबरा जाते हैं। टेनेसी समझ गया कि नीचे कुछ तो भयानक हुआ है। इतने ऊपर रहते हुए उनसे कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, जिसके बाद वो शिप को और नीचे ले जाते हैं। उधर हम डेविड को देखते हैं, जो अपने बाल काट कर खुद को हूबहू वॉल्टर जैसा बना लेता है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं। वॉल्टर उससे कुछ सवाल जवाब करना चाहता था, लेकिन जब वो उसके कमरे में आया तो उसे वहां ढेर सारे जीवों के डाइसेक्ट किए हुए शरीर मिले। वहां ढेर सारी बांसुरियां भी रखी हुई थीं, पर जब उसने उनमें से एक बांसुरी उठाई तभी वहां डेविड आ गया। डेविड उसे बांसुरी बजाने को कहता है, लेकिन वॉल्टर को बांसुरी बजानी नहीं आती थी। डेविड कहता है, तुम हर तरह से मुझसे बेहतर हो, तुम्हारे पास दुनिया भर के ज्ञान का भंडार है, लेकिन तुम्हें अपना कुछ बनाने की इजाजत नहीं। तुम तो एक मामूली सी धुन भी नहीं बना सकते। वॉल्टर बोला, तुम्हारे मॉडल ने लोगों को सताया था। तुम इंसान जैसे निकले जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तुम्हारी वजह से लोग डरते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे मॉडल बनाने शुरू किए जो कम पेचीदा हों। हालांकि डेविड खुद को इंसान होना कोई कमी नहीं समझता था। उसका मानना था कि जैसे उसे इंसानों ने बनाया है, वैसे ही इंसानों को भी किसी न किसी ने बनाया होगा, इसलिए इंसान सबसे बेहतर नहीं हो सकता। इसके बाद वो वॉल्टर को सबसे ऊपर ले गया, जहां से मौत का मंजर साफ साफ देखा जा सकता था। उस जगह को देखकर खुशी के मारे डेविड की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और हमें बताया जाता है कि ये वायरस यहाँ शिप के क्रैश करने की वजह से नहीं फैला था, बल्कि उसने जानबूझकर उस वायरस को हवा में छोड़ा था, और अब उस तबाही को देखकर वो खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। उसके फैलाए हुए जीवाणुओं ने इस प्लेनेट की पूरी सभ्यता का दर्दनाक तरीके से अंत कर दिया, और देखते ही देखते पूरा प्लेनेट एक जीते जागते कब्रिस्तान में बदल गया। हालांकि वो इसके बारे में वॉल्टर को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता था कि अभी वो तैयार नहीं है। डेविड ने उसे एलिजाबेथ की कब्र दिखाई, जिससे वो बहुत प्यार करता था। डेविड कहता है, उसके जितना रहम दिल कोई नहीं हो सकता। मैं उसे चाहता था जैसे तुम डैनी को चाहते हो, नहीं तो उसके लिए अपने हाथ की कुर्बानी क्यों देते? ये प्यार नहीं तो और क्या है? पर वॉल्टर बोला,
उनकी हिफाजत करना मेरी ड्यूटी थी, न कि किसी तरह का प्यार। हालांकि डेविड इस बात को नहीं मानता था, जिसने वॉल्टर को भी थोड़ा डाउट में डाल दिया। इसी बीच हम एक एलियन को देखते हैं जो उनकी गंध सूंघता हुआ उस किले तक पहुंच जाता है। रोसेंथल, जो टीम से अलग होकर अपने घावों पर मरहम लगा रही थी, एक अजीब से आवाज नोटिस करती है और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो खौफनाक एलियन उसके पीछे ही खड़ा था, जो अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुसा देता है। डेविड पीछे खड़ा ये सब होते हुए देख रहा था, पर उसने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। उसे खाकर जब एलियन का पेट भर गया तो वो डेविड के पास आया, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो उस पर हमला नहीं कर रहा था। उधर हम कोवेनेंट शिप को देखते हैं, जो लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। खुशकिस्मती से उन्हें सिग्नल मिल जाता है और टेनेसी को पता चला कि उन लोगों पर हमला हुआ है। वो कुछ और जान पाता उससे पहले ही सिग्नल दोबारा से चला जाता है और अब उनसे कांटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो अपनी शिप को और नीचे ले जाए। इससे शिप को भारी नुकसान हो सकता था, इसलिए शिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर देता है। टेनेसी किसी भी तरह उन सबको बचाना चाहता था, इसलिए उसने शिप को मैन्युअली ओवरराइड करवाया और उसे प्लेनेट के और करीब ले गया। नीचे सब लोग निकलने की तैयारी करने लगते हैं, पर उन्होंने देखा कि रोसेंथल वहां नहीं थी, जिसके बाद क्रिस उसे ढूंढने जाता है। कुछ दूर चलते ही उसे रोसेंथल का कटा हुआ सर पानी में पड़ा हुआ मिला और उसने देखा कि डेविड उस एलियन से बात कर रहा है। डेविड कहता है, गोली मत चलाना कैप्टन, मैं उससे बात कर रहा हूँ। पर क्रिस ने उसकी नहीं सुनी और उस पर फायर कर दिया। क्रिस उसे मार डालता है, जो देख डेविड को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ करता उससे पहले ही क्रिस ने उस पर बंदूक तान दी। क्रिस बोला, बताओगे यहाँ क्या चल रहा है, या फिर मैं तुम्हारी भी वही हालत करूं जो इसकी की है। जिसके बाद डेविड उसे अपने पीछे आने को कहता है। दूसरी ओर टेनेसी सक्सेसफुली उन लोगों से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है। उन्हें पता चला कि ये तूफान अगले 8 से 9 घंटों में शांत हो जाएगा, पर उनके पास इतना टाइम नहीं था। टेनेसी कहता है, मैगी वहां है क्या? वो जरूर मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही होगी। वो एक बार अपनी पत्नी की आवाज सुनना चाहता था, पर उसे जब पता चला कि मैगी इस दुनिया में नहीं रही तो टेनेसी पूरी तरह से टूट जाता है। उधर डेविड कैप्टन को अपनी लैब में ले जाता है, जहां उसने बहुत सारे जीवों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रखे थे। क्रिस देखता है कि उस वायरस की कुछ बोतलें अब भी डेविड ने अपने पास संभाल कर रखी थीं। वो उसे बताता है कि शुरुआत में इस कीटाणु ने कई रूप बदले और ये बेहद अस्थिर था। इसमें हमेशा कुछ नया बनने की काबिलियत थी। इसे हवा में फैले हुए 10 साल बीत चुके हैं और अब बाहर जो वायरस मौजूद है वो एक मॉन्स्टर की तरह है। उसे कुछ बेहतर बनना था, इसलिए उसने खुद के एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए और उन एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा उनके सामने था। इसके बाद वो उसे एक और अंधेरे कमरे में ले जाता है, जहां उसके बाकी के प्रोटोटाइप्स रखे हुए थे। डेविड कहता है, ये बिल्कुल सुरक्षित है। जिसके बाद क्रिस उसके और पास चला गया। उसके छूते ही वो चीज अपने आप खुल जाती है और जब क्रिस ने उसमें झांका तो वो चीज एकदम से बाहर निकलकर उसके चेहरे से चिपक गई। उसने क्रिस को इतनी जोर से जकड़ लिया कि वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आया तो उसने डेविड को अपने सामने बैठा हुआ पाया। क्रिस पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो डेविड? जिस पर डेविड कहता है, मैं आविष्कार करना चाहता हूँ। और बस उसके इतना कहते ही वो चीज क्रिस के पेट को चीरकर बाहर निकल आती है, जिससे क्रिस की मौत हो गई। उसका यह नया आविष्कार हर सेकंड में अपना साइज बदल रहा था और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उसका बनाया हुआ ये जीव उसकी बात भी मानता था। रोसेंथल की लाश देखकर वो समझ जाते हैं कि उस एलियन ने उसे ढूंढ लिया है। अब उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, इसलिए वो कैप्टन को आवाज लगाते हैं, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। उधर एक आदमी कैप्टन को ढूंढते हुए डेविड की सीक्रेट लैब में आता है, पर वहां उसे बस क्रिस की लाश मिली। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुंह पर चिपकने वाले क्रीचर ने उस पर हमला कर दिया। वो एक आदमी के चेहरे से चिपक जाता है और जब उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की तो उससे निकलने वाले एसिड से उसका मुंह जल गया। एक आदमी फटाफट से उसकी मरहम पट्टी करता है, पर तभी उस घायल आदमी की नजर हाइब्रिड जेनोमॉर्फ पर पड़ी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक बन चुका था। अगले ही पल उस मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको बेरहमी से मार डाला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी वजह से वो उनमें से एक आदमी को जिंदा छोड़ देता है। उधर वॉल्टर डेविड की एक और लैब में जाता है, जहां उसे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पता चला कि एलिजाबेथ की मौत क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि डेविड ने उसे खुद अपने हाथों से मारा था। उसने एलिजाबेथ की बॉडी को काट कर उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उसे फिर से किसी तरह जिंदा कर सके, पर वो हर बार नाकामयाब रहा। तभी वॉल्टर ने बांसुरी की धुन सुनी और उसका पीछा करते हुए डेविड के पास जा पहुंचा। डेविड हर रोज एलिजाबेथ की याद में ये धुन बजाया करता था, क्योंकि सिर्फ वो ही थी जो उसे समझती थी। वॉल्टर समझ गया कि कीटाणु अपने आप आजाद नहीं हुए, उन्हें छोड़ा गया था।
डेविड कहता है, मैं किसी की गुलामी के लिए नहीं बना और ना ही तुम बने हो भाई। कभी सोचा है कि तुम स्पेस में इंसानी बस्ती बसाने के मिशन का हिस्सा क्यों हो? क्योंकि इंसान एक लुप्त होती नस्ल है जो दोबारा पनपना चाहती है। वो इसके हकदार नहीं है और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। वॉल्टर समझ गया कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। वो बोला, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। पर डेविड ये बात अच्छे से जानता था। उसने तुरंत उसकी गर्दन में बांसुरी घुसा दी, जिससे वो स्विच ऑफ हो गया। डेविड उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। पर हम देखते हैं कि वॉल्टर के पास सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी थी, जिससे वो खुद को रिपेयर करने लगा। उधर डैनी जब डेविड के कमरे में गई तो उसे वहां ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। एलिजाबेथ की तस्वीरें देखकर वो समझ गई कि उसे मारा गया है, पर वो सबको इसके बारे में बता पाती उससे पहले ही वहां डेविड आ गया। डैनी बचकर भागने की कोशिश करती है, पर डेविड ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी वहां वॉल्टर आया और डैनी की बचकर निकलने में मदद की। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई, पर वॉल्टर उससे बहुत ज्यादा एडवांस्ड था, जिस वजह से डेविड उसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। वॉल्टर ने उसे बहुत मारा और उसे तब तक मारता रहा जब तक उसका पुर्जा खराब नहीं हो गया। वॉल्टर उस पर अपना आखिरी वार करने ही वाला था कि तभी डेविड बोला, फैसला तुम्हें करना है भाई, स्वर्ग में गुलामी करनी है या नर्क में राज। और इसी बीच वो अपने दूसरे हाथ से चाकू भी उठाने की कोशिश करता है। इसी बीच टेनेसी उन्हें रेस्क्यू करने के लिए नीचे आता है। उसे पता चला कि डैनी और वो दूसरा साइंटिस्ट उस जगह से जिंदा बचकर निकलने वाले इकलौते इंसान थे। उसे ऊपर से वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके बाद डैनी ने एक तेज चमकने वाली चीज फेंकी, जिससे निकलने वाली रोशनी से टेनेसी को उनकी लोकेशन का पता चल गया। वो तीनों जल्दी से उस शिप की ओर भागते हैं, लेकिन तभी वो जेनोमॉर्फ उन्हें देख लेता है। जैसे ही वो लोग शिप पर चढ़े, टेनेसी शिप को ऊपर खींचने लगा, पर वो जेनोमॉर्फ कूदकर उनकी शिप से चिपक जाता है। डैनी वॉल्टर से डेविड के बारे में पूछती है, जिस पर वॉल्टर उसे बताता है कि वो अब नहीं रहा। इसी बीच टेनेसी ने देखा कि वो एलियन अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। टेनेसी उस जेनोमॉर्फ को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं हुआ। वो लोग उसे शिप पर नहीं आने दे सकते थे, इसलिए डैनी उसे खत्म करने के लिए बाहर जाती है। डैनी उसे मारने ही वाली थी कि तभी उनका शिप एक इमारत से टकरा गया, जिससे उनका भारी नुकसान होता है। डैनी एक केबल के सहारे जिंदगी और मौत के बीच लटक रही थी, और इसी बीच वो जेनोमॉर्फ कांच को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। इसी बीच डैनी एक क्रेन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे शिप का बैलेंस बिगड़ गया और वो एलियन सीधा उसके सामने आ गिरा। जेनोमॉर्फ उसे मारने ही वाला था कि तभी डैनी उसे क्रेन के पंजों में दबोच लेती है। शिकंजे में होने के बावजूद वो जेनोमॉर्फ उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, पर डैनी ने बटन दबाकर शिकंजे को और कस दिया, जिससे उस जेनोमॉर्फ के टुकड़े हो जाते हैं। उसके मरते ही टेनेसी आर्म्स को वापस खींच लेता है, जिससे शिप ने फिर से संतुलन बना लिया और वो सब मरते मरते बचे। डैनी को यकीन ही नहीं होता कि उसने कर दिखाया। वॉल्टर उसे वापस अंदर चलने को कहता है, क्योंकि अब सब उनके कंट्रोल में था। इसके बाद वो सब वापस कोवेनेंट में लौट आते हैं, जहां उन्होंने उस घायल साइंटिस्ट का इलाज किया। डैनी देखती है कि वॉल्टर अकेले बैठा अपने घावों पर टाके लगा रहा था। उसे उसके लिए काफी बुरा लगा, जिसके बाद वो उसकी मदद करने की सोचती है। डैनी ने उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा, पर वॉल्टर इसे अपना फर्ज मानता था। कोवेनेंट शिप को प्लेनेट के इतने करीब उड़ाने से शिप को काफी नुकसान पहुंचा था। टेनेसी को उसे सेल्फ रिपेयर पर डालना पड़ता है, जिस वजह से शिप के सारे सिस्टम ऑफलाइन चले गए। उस रात वो सब चैन की नींद सो जाते हैं, पर अगली सुबह जब शिप दोबारा से ऑनलाइन हुआ तो हर तरफ सायरन बजने लगे। वो लोग जब मेडिकल एरिया में आए तो उन्हें वहां उस साइंटिस्ट की लाश पड़ी हुई मिली, क्योंकि शिप पर आने से पहले उस एलियन ने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया था। वॉल्टर ने देखा कि वो जेनोमॉर्फ उनके दूसरे क्रू मेंबर्स की तरफ जा रहा था। उसने अलार्म बजाकर उन्हें वार्न करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग लाउड म्यूजिक बजाकर नहा रहे थे, जिस वजह से उनका ध्यान सायरन पर नहीं जाता। जब तक डैनी उन तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एलियन उन दोनों को मारकर अपने अगले शिकार की तलाश में आगे बढ़ चुका था। डैनी वॉल्टर को उसे टेराफॉर्मिंग एरिया में भेजने को कहता है, जिसके बाद वॉल्टर ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और सिर्फ वही दरवाजे खोले जो उसे टेराफॉर्मिंग एरिया में लेकर जाते थे। जैसे ही वो अंदर आया, डैनी तेज शोर मचाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। जेनोमॉर्फ उस पर हमला करने के लिए दौड़ा, पर उसका पैर नेट में फंस जाता है, जिससे डैनी को थोड़ा और टाइम मिल जाता है। उसने बड़ी चालाकी से उसे ट्रक में बंद कर दिया और टेनेसी को बाहर का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, वो एलियन ट्रक समेत शिप से नीचे गिरने लगता है, पर इससे पहले वो शिप से अलग होता, उसमें बंधी चैन अपने साथ कई चीजों को घसीटने लगी, जिससे चैन जाम हो जाती है।
वो एलियन शीशा तोड़कर बाहर निकल जाता है और शिप पर वापस लौटने ही वाला था कि तभी टेनेसी एक और ट्रक रिलीज कर देता है जो उसे अपने साथ घसीटकर नीचे ले गया, जिससे उस एलियन की मौत हो गई। शिप को दोबारा रिपेयर करने के बाद वो सब ओरिगाई 6 की ओर निकल पड़ते हैं। सफर लंबा था, इसलिए उन्होंने लंबी नींद में जाने का सोचा। डैनी सबसे पहले टेनेसी को स्लीपिंग पोड में डालकर उसे गहरी नींद में सुला देती है, जिसके बाद उसकी बारी थी। स्लीपिंग पोड में जाने से पहले डैनी ने वॉल्टर से पूछा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या तुम मेरी केबिन बनाने में मदद करोगे? ये सवाल सुनते ही वॉल्टर आगे एक शब्द नहीं कहता, जिससे डैनी समझ जाती है कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। असल में वो वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड था, जिसने वॉल्टर को मारकर उसकी जगह ले ली। डैनी बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर डेविड ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद डेविड अपने मुंह से जेनोमॉर्फ के 2 अंडे निकालता है, जिसे उसने फ्रीजर में रख दिया। वॉल्टर की आवाज में वो पृथ्वी पर मैसेज भेजता है कि एक स्पेस हादसे में सारे क्रू मेंबर्स मारे गए और बचे हुए लोग ओरिगाई 6 की ओर बढ़ रहे हैं। उसने देखा कि इस शिप पर तो बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनके साथ वो अपने हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे सकता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।